Hello students, good morning. I welcome you all on my YouTube channel. My name is Vishnu Gupta and on this platform we are studying the genetics, that is of class 12th, and this session is going to be very interesting as I told you yesterday. And I think when you watched the yesterday session, you got to know that yes, this session is going to be more interesting than other lesson. Clear? So we have to be very enthusiastic about regarding this lesson and we have to study with our consciences. ठीक है, तो हमें बहुत ज़्यादा यहाँ पे अपने कॉन्शियसनेस को यूज़ करना है, बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना है, ठीक है, और फ्रेश माइंड से पढ़ना है विदाउट एनी टेंशन। कहीं पे भी ये पॉइंट नहीं आने देना है दिमाग में कि ये चैप्टर टफ है या ऐसा कुछ है, ठीक है। उसको प्रैक्टिकली सोच के, उसको अपने दिमाग में उसकी पिक्चर बना के हमें इस चैप्टर को पढ़ना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को विल फुल एंथुजियाज़म, बहुत ज़्यादा एंथुजियाज़म के साथ स्टार्ट करते हैं लेसन को और देखते हैं क्या क्या टॉपिक आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। पहले मैं एक बार रिव्यू दे दूं आपको कि हम लोग ने कल क्या क्या पढ़ा था। कल मैंने इस पिक्चर से आपको बताया था कि हेरिडिटी क्या होती है, ठीक है। हेरिडिटी के बारे में मैंने आपको कल एक टास्क दिया था कि दैट यू हैव टू फाइंड आउट अबाउट 10 पीपल रिगार्डिंग देयर ईयर, कि दे आर हैविंग लूज ईयर और फ्यूज़ ईयर, उनके लूज ईयर है कि फ्यूज़ ईयर है। आई थिंक यू हैव परफॉर्म दिस टास्क, सब लोग ने परफॉर्म किया है ना टास्क ये, ठीक है। तो अपनी कॉपी में इसको नोट किए रहना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होने वाला, कंफर्म है आपको काम आएगा। तो आप अगर इस चैप्टर में अपने आप को थोड़ा सा प्रैक्टिकली इन्वॉल्व कर लोगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा, इस चैप्टर में आपको लगेगा ही नहीं कि आप इस चैप्टर को बहुत ज़्यादा बर्डन के साथ पढ़ रहे हो। आपको लगेगा कि इसमें तो हमें बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है, हम इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं, एक्टिवली इंटेंस हो गए हैं, तो उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा इस चैप्टर में, ठीक है। तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप इसके एप्लीकेशंस को भी जान सकोगे कि हम इस चैप्टर को पढ़ने के बाद और आगे क्या कर सकते हैं, इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? तो बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स होते हैं, चाहे वो फिजिक्स में हो, केमिस्ट्री में हो, बायोलॉजी में हो, जिनकी एप्लीकेशंस बहुत हैं, ठीक है। तो अगर उनकी एप्लीकेशंस के थ्रू अगर हम उनको पढ़ रहे हैं, उनको अपने रियल लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ रहे हैं, तो कन्फर्म है वो चैप्टर हमारे लिए इंटरेस्टिंग हो जाता है, ठीक है। और उससे हमें एक ये रहता है, कॉन्फिडेंस लेवल हमारा धीरे धीरे हाई होने लगता है। क्लियर है? ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। कल मैंने आपको बताया था कि हेरिडिटी क्या होती है। हेरिडिटरी जो वेरिएशंस होते हैं वो किसके थ्रू ट्रांसफ़र होते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू। जैसे कल मैंने एग्जांपल लिया था कि दिस सन हैज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फादर एज वेल एज द मदर। सो हाउ द कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफ़र इन द सन? by the process of sexual reproduction. When the male and female perform reproduction, then they produce this child and this child has resemble the characteristic of the father as well as the mother. Clear? तो that's why I started that how the sexuality, मतलब sexuality के बारे में what were the opinion of the different scientists के जो opinions थे वो उनके क्या क्या point of view थे रिगार्डिंग दैट सेक्सुअलिटी, देन हेरिडिटी के बारे में लोगों ने क्या बताया, जेनेटिक्स के क्या है, ठीक है, कि जेनेटिक्स, ये ब्रांच तो हम लोग जेनेटिक्स ही पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन जेनेटिक्स में जो हेरिडिटी होती है वो कैसे होती है, हेरिडिटी जो वेरिएशंस आते हैं, ठीक है, वो कैसे होते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे, मतलब कैसे लोगों को पता लगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से सेल्स मिलती हैं। देखो कुछ चीज़ें हमें पता है, प्रेजेंट टाइम में हमें बहुत सारी चीज़ें अभी पता है। आपको पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देयर इज़ अ फ्यूज़न ऑफ द मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट। तो आपको लगेगा अरे तो लोग बेवकूफ़ थे, ठीक है। तो उस टाइम के अगर अकॉर्डिंग देखो तो उस टाइम उनको जितनी नॉलेज थी, जितना उनको पता था, टेक्नोलॉजी उतनी थी नहीं, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने वो पॉइंट्स दिए थे, ठीक है। तो वो जैसे हमारे कुछ अभी पॉइंट्स हैं, जो चीज़ें अभी हम कर रहे हैं, हो सकता है 50 साल के बाद वो लोग कोई और देखे कहेगा अरे ये तो हमें पता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, पहले नहीं पता था ना, अब पता है, ठीक है। तो ये कभी मत सोचना कि अरे ये लोग तो ऐसे ही बताते थे। हम लोग को हिस्ट्री पढ़ना ज़रूरी है कि कैसे कैसे उन्होंने अपने पॉइंट्स दिए और कैसे उनके पॉइंट्स को सेलेक्ट किया गया कि हाँ दीज आर द अप्रोप्रिएट पॉइंट्स। क्लियर? तो इसीलिए हम लोगों ने कल ये पॉइंट डिस्कस किया था, थोड़ा हिस्ट्री में चले गए थे बायोलॉजी की कि किस तरह से हेरिडिटी, सेक्सुअलिटी, इनके बारे में आइडियाज़ आए, ठीक है। तो लास्ट आइडिया जो हमने पढ़ा था वो विस्मान का पढ़ा था। तो विस्मान ने क्या किया था कि टेल, मतलब माइस को लिया, माइस की टेल को कट किया, जैसे माइस होती है। तो मैं पता है, अच्छा सब कितने लोगों को पता है कि माउस और रैट में क्या डिफरेंस होता है? ठीक है, ज़रा मुझे कमेंट बॉक्स में
बताना कि माउस और रैट में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या लिया, माइस की टेल को कट कर दिया। जब टेल को कट कर दिया, जब माइस ने बेबीज़ प्रोड्यूस किए तो टेललेस माइस नहीं आया। फिर माइस की टेल को कट किया, फिर माइस की टेल को कट किया, कई बार मतलब 20 टाइम्स उन्होंने 20 जनरेशन तक माइस की टेल को कट करते रहे। क्योंकि जो माइस होती है, मतलब जो चूहे होते हैं, वो बहुत जल्दी ब्रीडिंग करते हैं, उनका गेस्टेशन पीरियड बहुत कम होता है। ठीक है, तो उनको जल्दी जल्दी रिजल्ट मिलता गया। तो इन्होंने देखा कि टेललेस माइस आया ही नहीं। और टेल क्या है, टेल सोमैटिक सेल्स होती हैं। हमारे बॉडी में 2 टाइप की सेल्स होती है, एक सोमैटिक सेल्स और एक रिप्रोडक्टिव सेल्स। समझ में, सोमैटिक सेल्स डू नॉट पार्टिसिपेट इन द रिप्रोडक्शन like as cells of our hair, cells of our finger, they don't participate in the reproduction. But cells of the gonads, like as in the testis, the sperm, like as in the ovary, the female gamete, ovum, they participate in the reproduction. वो participate करते हैं reproduction में। तो ये सारी चीज़ें कल हम लोग ने डिस्कस की थी। अब आगे बढ़ते हैं, मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, तो भाई इतने सारे आइडियाज़ आए, वो सब फेल होते चले गए। फिर मेंडल जो थे, उनके आइडियाज़ काफ़ी एक्सेप्टेड थे। ठीक है, और उन्हीं के लॉज को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो लेकिन इनके लॉ को पढ़ने से पहले हम ये जान लें कि इनहेरिटेंस होता क्या है और इनहेरिटेंस कैसे शो होता है। जैसे अगर मान लो आपके यहाँ 2 प्लांट हैं, आप प्लांट से आराम से समझ सकते हो, या मैं पेन ले लेता हूँ, पेन से आपको बताता हूँ। ठीक है, कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे करते हैं और कैसे पता लगाएंगे कि ट्रेट नहीं आ गए। ठीक है, एक कलर दूसरा ले लेता हूँ, दिखेगा आप, ये दो। ठीक है, जैसे ये 2 अलग अलग प्लांट हैं, समझ में आया। हम मेंडल के एक्सपेरिमेंट को पढ़ने से पहले अपने दिमाग को थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं कि व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी। ठीक है, क्योंकि अगर आपने केवल पढ़ लिया तो आपको लगेगा अरे ये तो समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, क्योंकि रियल क्लासेस और वर्चुअल क्लासेस में बहुत डिफरेंस होता है। तो इसीलिए आपको बहुत अपना जो कॉग्नाइजेंस कहते हैं कि बहुत ज़्यादा आपको संज्ञानात्मक स्टडी करनी है। ठीक है, मतलब आपको अपने जो माइंड है उसको बहुत अच्छे से डेवलप करना है। ठीक है, तो सबसे पहले माइंड को डेवलप कर लेते हैं, फिर पढ़ते हैं, आराम से समझ में आएगा। ठीक है, एकदम आपको चिंता नहीं करनी, एकदम टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, आई एम विद यू। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि मेंडल के जो क्रॉस होते हैं, मतलब जो बिना क्रॉस कराए हम स्टडी नहीं कर सकते। हेरिडिटी हम कैसे पढ़ सकते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब क्रॉस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब क्रॉस तो हुआ। क्रॉस का मतलब कि 2 हैं तो दोनों को मिलाना, दैट इज़ व्हाट क्रॉस, उसी को क्या बुला रहे हैं, क्रॉस। अब तुम्हें कलर दिख रहा होगा, सब लोगों को कलर विजिबल होगा, ये ऑरेंज कलर है और ये वॉयलेट कलर है। ठीक है, मान लो ये 2 प्लांट हैं, ये दोनों क्या हैं, प्लांट हैं, समझ में आया। इन दोनों प्लांट को हम क्रॉस कराते हैं। ठीक है, अब तुम कहोगे सर क्रॉस कैसे कराते हैं। सेकंड चैप्टर में आपने पढ़ रखा है कि इफ़ द 2 प्लांट्स आर देयर वी कैन इंड्यूस द आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। कैसे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कैसे करते हैं, अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है, इफ़ द फ्लावर इज़ बाइसेक्सुअल देन वी डू परफॉर्म इमेस्कुलेशन। सबसे पहले उसके एंथर को बड कंडीशन में ही रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो उसका एंथर, मान लो इस ऑरेंज वाले फ्लावर का, प्लांट का हमने एंथर को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, फिर इसको कवर कर दिया जिससे और कोई पॉलन ग्रेन इस पर कंटेमिनेशन ना होने पाए। फिर क्या करेंगे, वी विल ट्रांसफ़र द पॉलन ग्रेन फ्रॉम द वायलेट टू द ऑरेंज। वायलेट के जो पॉलन ग्रेन होंगे वो कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, ऑरेंज पे ट्रांसफ़र कर देंगे। समझ में आया। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे करते हैं, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं। और आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के स्टेप्स यू हैव स्टडीड इन द सेकेंड चैप्टर ऑफ द रिप्रोडक्शन, इमेस्कुलेशन, देन बैगिंग, देन पॉलिनेशन, देन रीबैगिंग, ये आप सब आपने पढ़ रखा है। ठीक है, तो अब इन दोनों पेन को कंसीडर कर लो कि ये दोनों प्लांट हैं, ये दोनों क्या हैं, प्लांट हैं। जब हमने इसको क्रॉस कराया, ठीक है, जैसे मान लो ये दोनों क्रॉस हो गए, अब क्रॉस होने के बाद ये क्रॉस हो गया, दिख रहा है। ठीक है, हमने दोनों को क्रॉस करा दिया और हमें जो प्रोजेनी मिली, ठीक है, जो हमें ऑफस्प्रिंग मिला, ऑफस्प्रिंग प्रोजेनी समझते हो ना, जो भी मतलब जो चाइल्ड डेवलप होता है, तुम लोग चाइल्ड के थ्रू ज़्यादा समझ सकते हो। ठीक है, जो चाइल्ड डेवलप होता है या जो सीड डेवलप होता है वो है क्या, वो ऑफस्प्रिंग है।
वही वही सीड तो नया प्लांट बनाएगा। ठीक है, तो जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो चाइल्ड डेवलप होता है, उसको ऑफस्प्रिंग बोलते हैं या प्रोजेनी बोलते हैं। ये आपके लिए नया टर्म है। क्लियर? अब देखो ये प्रोजेनी प्रोड्यूस हो गया, इस प्रोजेनी में कोई चेंज दिख रहा है तुम्हें? हाँ सर कहोगे, आपने तो कैप चेंज कर दी। ठीक है, ऑरेंज और वायलेट दोनों मिल गए, तो ये बताओ हाइब्रिड हो गया कि नहीं हो गया? ये पेन क्या हो गई? अब हाइब्रिड हो गई। अभी तक ये पेन क्या थी? प्योर थी, अब क्या हो गई? हाइब्रिड हो गई। क्लियर है? ठीक है, इसीलिए इसको हाइब्रिडाइजेशन भी बोलते हैं। क्रॉस को हम और क्या बुलाते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अच्छा बताओ, आपको कलर दिख रहा है कि इसके अंदर के पार्ट दिख रहे हैं? कलर दिख रहा है। ठीक है, तो कलर मतलब जो दिख रहा है उसको बोलते हैं फिनोटाइप। क्लियर है? जो दिख रहा है हमें बाहर से, जो चीज़ें, जो कैरेक्टर हमें दिख रहे हैं बाहर से, उसको क्या बुलाते हैं? फिनोटाइप। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा भी है स्लाइड में, जिसको स्पेलिंग में दिक्कत होगी, फिनो एफ से नहीं PH से स्टार्ट होगा। ये देखो यहाँ पे फिनोटाइप लिखा है, ये फिनोटाइप। ठीक है, तो इसका हमें एक्सटर्नल अपीयरेंस दिख रहा है। ठीक है, तो दैट इज़ नोन एज व्हाट? फिनोटाइप। उसी को क्या बुलाते हैं हम? फिनोटाइप्स बुलाते हैं। फिनोटाइप के ही बेसिस पे बुलाते हैं। जैसे अगर इसको दूर से देखो तो तुम्हें ऑरेंज कलर ज़्यादा विजिबल होगा, तो तुम कहोगे यार ऑरेंज ज़्यादा ही दिख रहा है, इसका मतलब ये डोमिनेंट है। जो ऑरेंज है ये क्या है? डोमिनेंट है। और वायलेट तो बहुत कम दिख रहा है। ठीक है, या है ही नहीं, दिख ही नहीं रहा है, ये ऐसे छुप गया मान लो, तो ये क्या हो गया? रिसेसिव हो गया। क्लियर है? तो हम किसके बेसिस पे पहचान सकते हैं कि कौन सा ट्रेट ट्रांसफ़र हो रहा है? फिनोटाइप के बेसिस पे। ठीक है, कभी भी भाई अंदर के पार्ट थोड़ो ना, जीन्स छोड़ोगे। तुम बताओ, जब भी कोई चाइल्ड प्रोड्यूस होता है, आप हॉस्पिटल में जाते हो किसी से मिलने जिसको न्यू बॉर्न बेबी हुआ है, तो आप उसको उठा के देखते हो, तो क्या बताओ उसके जीन्स देख पाते हो कि उसके एक्सटर्नल अपीयरेंस को देखते हो? अरे ऑब्वियस है कि एक्सटर्नल अपीयरेंस देखोगे, फिनोटाइप देखोगे। फिनोटाइप के बेसिस पे बताओगे चाचा आँखें तो आपकी तरह हैं, लेकिन जो लिप्स हैं वो चाची की तरह हैं। ऐसा बोलते हैं ना, ऐसा आपने सुना होगा, ऐसा लोग बोलते हैं। क्लियर है? तो आप ऑब्जर्व क्या कर रहे हो? यू आर ऑब्जर्विंग एक्सटर्नल अपीयरेंस, फिनोटाइप। तो फिनोटाइप के बेसिस पे आप बता रहे हो कि कौन से कैरेक्टर उसके अंदर ट्रांसफ़र हो रहे हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो मेंडल के लॉज ऑफ इनहेरिटेंस को तो अभी थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इनहेरिटेंस को डिस्कस कर लेते हैं कि इनहेरिटेंस होती क्या है, और इनहेरिटेंस में व्हाट डू वी ऑब्जर्व इन द प्रोजेनी। प्रोजेनी के अंदर हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? ठीक है, तो देखो अब लाइन पढ़ो, समझ में आएगा। इनहेरिटेंस ऑफ अ ट्रेट कैन बी स्टडीड बाई मेकिंग क्रॉस। अभी मैंने पेन को बीच में क्या कराया? क्रॉस कराया बिटवीन इंडिविजुअल हैविंग कंट्रास्टिंग था ना। अभी देखो, ये वायलेट अलग था, ये ऑरेंज अलग है, तो इसको बोलते हैं कंट्रास्टिंग मतलब अलग अलग। तो जो कंट्रास्टिंग है उनके बीच में क्या करा रहे हैं? क्रॉस करवा रहे हैं। क्रॉस कराने के बाद किस कंट्रास्टिंग ट्रेट को ले रहे हैं? फिनोटाइप को, मतलब जो हमें दिख रहा है। क्लियर है? इन द प्रोजेनी ऑफ दीज क्रॉसेस द फिनोटाइप ऑब्टेन, हमें क्या मिल जाता है? फिनोटाइप मिल जाता है इन द फर्स्ट एंड द फॉलोइंग जनरेशन। अब जैसे मान लो ये फर्स्ट जनरेशन है, ठीक है, फिर ये दोनों रिप्रोड्यूस करेंगे, मतलब ये पेरेंट हो जाएंगे, फिर और आगे बढ़ेंगे, तो इस तरह से जनरेशन क्या होती रहेगी? आगे बढ़ती रहेगी। और इस तरह से ये जो ट्रेड्स हैं इनके अंदर वो क्या होते रहेंगे? ट्रांसफ़र होते रहेंगे। और हमें दिखेंगे कैसे ट्रेड? फिनोटाइप, मतलब उनका एक्सटर्नल अपीयरेंस। क्लियर हो गया कि क्रॉस क्या होता है? ये समझ में आ गया। इस दोनों पेन के एग्जाम्पल से आपको दो चीज़ें समझ में आ गई। एक कि क्रॉस क्या होता है, हाइब्रिड क्या होता है, ठीक है, प्योर क्या होता है ये भी समझ लो। ये देखो, जैसे अगर मैं केवल ऑरेंज ले लिया मैंने, तो इसमें कोई और ट्रेड दिख रहा है आपको? कोई और कलर या और कोई ट्रेड दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो ये क्या है? प्योर है। लेकिन अभी मैंने इसको इस तरह से चेंज कर दिया ये, तो अब ये क्या है? प्योर है कि हाइब्रिड है? हाइब्रिड है, क्योंकि इसमें दो अलग अलग ट्रेट हैं, दो अलग अलग एक्सटर्नल अपीयरेंस आ रहे हैं, इसलिए क्या हो गया? हाइब्रिड हो गया। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है, तो इस तरह से प्योर क्लियर हो गया और हाइब्रिड क्लियर हो गया कि प्योर और हाइब्रिड क्या होते हैं। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको सबसे पहले क्लियर हो गई। ठीक, अब आगे पढ़ेंगे मेंडल के बारे में, अब आगे पढ़ेंगे। ठीक, तो देखो मेंडल ने सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट किया था वो किया था गार्डन पी पे सबसे पहले। ठीक है, मेंडल ने ही सबसे पहले लॉज बताए थे इनहेरिटेंस के।
उससे पहले तुम देख ही रहे हो इनहेरिटेंस के बारे में कैसे कैसे रूल्स, कैसे कैसे प्रिंसिपल लोगों ने बताए जो हमें नहीं समझ में आ रहे हैं, ठीक है, एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, तो और लोग कैसे एक्सेप्ट करते हैं। तो मेंडल जो थे वो बहुत लकी थे, इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए, जो लॉज बताए, वो लकीली सक्सेसफुल हो गए, ठीक है, मतलब वो एकदम सेट होते चले गए और इनके जितने भी लॉज थे वो सब सक्सेसफुल हो गए। ही परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट ऑन द गार्डन पी। अब पी सब लोग जानते हो, मटर सब लोग खाए हो, ठीक है। गार्डन पी इसलिए बुलाते हैं क्योंकि वो गार्डन में डेवलप होते थे, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया, गार्डन पी पड़ गया, ठीक है। लेकिन मेंडल से भी पहले 18th सेंचुरी में, मेंडल से भी पहले इस एक्सपेरिमेंट को किसने परफॉर्म किया था, नाइट एंड गॉस, ये नाम लिख रखा है। अगर कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि बिफोर मेंडल हु वर द साइंटिस्ट दोज हैव परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट ऑन द गार्डन पी, तो आप किसका नाम लोगे, नाइट एंड गॉस। इन दोनों ने गार्डन पी पे एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन इन्होंने कोई कंक्लूज़न नहीं दिला, मतलब कंक्लूज़न नहीं रिवील कर पाए, कंक्लूज़न नहीं दे पाए, फॉर्मुलेशन नहीं कर पाए, इसीलिए इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो सप्रेस हो गया, मतलब उसको लोगों ने नहीं जाना। क्लियर है। उसके बाद ग्रेगर जोहान मेंडल आए। ग्रेगर जोहान मेंडल 19th सेंचुरी में इनके जो रिजल्ट्स थे वो निकल के आए, वो लोगों को पता लगे, साइंटिस्ट को पता लगे, ठीक है। तो इसीलिए इनको बोलते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, ग्रेगर जोहान मेंडल। तो मेंडल हैज़ अप्रोप्रिएटली बीन कॉल्ड फादर ऑफ जेनेटिक्स। इन्होंने जो रिज़ल्ट था वो 1866 में ही दे दिया था, 1866 में ही रिजल्ट को इन्होंने बता दिया था, लेकिन इनका जो वर्क है दैट वाज रिकॉग्नाइज्ड इन 1900, ठीक है। वो क्यों था ये सब हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कि इनका जो वर्क था, व्हाई द वर्क वाज रिकॉग्नाइज्ड इन 1900, ठीक है। तो देखो फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ, मैंने सबसे पहले आपको बताया कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन के बाद, क्योंकि मेंडल हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू ही बताएंगे, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस बताएंगे, ठीक है। उसके बाद मैंने बता दिया कि मेंडल के पहले भी किसी ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। किसने परफॉर्म किया था, नाइट एंड गॉस ने, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए क्योंकि उन्होंने कोई लॉज वगैरह फॉर्मुलेट नहीं कर पाए, ठीक है। मेंडल सक्सेसफुल रहे क्योंकि उन्होंने लॉज बताए, उन्होंने कई सारे इसके बारे में इंफॉर्मेशन को रिवील किया, इंफॉर्मेशन को शेयर किया, ठीक है, और वो सक्सेसफुल भी रहे, ठीक है। तो मेंडल ने कौन सा एक्सपेरिमेंटल मटेरियल यूज़ किया था, गार्डन पी, ठीक है। तो मैंने जैसे आपको पेन का एग्जाम्पल लेके बताया, एकदम वैसे ही इन्होंने किस पे एक्सपेरिमेंट किया था, गार्डन पी पे किया था। क्लियर है। गार्डन पी पे मेंडल ने भी किया था और नाइट एंड गॉस ने भी किया था। इतनी सारी चीज़ें मैंने अभी तक आपको बताई, क्योंकि देखो अगर मैं आपको शो ना करता तो आपको बस आपको पढ़ा देता तो आपको समझ में ना आता कि क्रॉस क्या होता है। बहुत सारी देखो होता क्या है कि क्लासेस में टीचर्स जो हैं वो बहुत सारी हाई चीज़ें पढ़ा देते हैं, लेकिन बहुत सारी बेसिक चीज़ें नहीं बताते। बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत सारी पढ़ लेते हैं, पूरा जेनेटिक्स पढ़ लेते हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पाता कि क्रॉस क्या होता है, प्योर लाइन क्या होती है, ठीक है। रट तो लेते हैं प्योर लाइन होती है इस तरह से, हाँ प्योर होता है, लेकिन प्योर होता क्या है ये नहीं समझ में आता। लेकिन आपको छोटी से इस पेन के एग्जाम्पल से आपको इतनी सारी चीज़ें समझ में आ गई कि प्योर क्या होता है, हाइब्रिड क्या होता है, क्रॉस क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई, ठीक है। अब आपको आगे बहुत मज़ा आएगा कि हाँ हमको तो पता है कि क्रॉस वगैरह कैसे कराते हैं, ठीक है। तो मेंडल के लॉज ऑफ इनहेरिटेंस को अब डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। देखो सबसे पहले मैंने एक स्लाइड लगा दी है, इसमें मेंडल के बारे में मैंने लिखा है, ठीक है, कि मेंडल्स की जो लाइफ है उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे लिखा है। मैं आपको समरी बता दे रहा हूँ, बाकी आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा जूम कर दूँ इसको ताकि आप स्क्रीनशॉट आराम से ले लो, ठीक है। मेंडल जो थे, ग्रेगर जोहान मेंडल जो थे, ही वॉज बॉर्न ऑन जुलाई 22, ठीक है, इन ऑस्ट्रिया आपको पता है। ही वॉज द ओनली सन ऑफ द पेजेंट फार्मर, मतलब इनके फादर क्या थे, फार्मर थे, ठीक है। और इनको स्टार्टिंग से ही प्लांट्स से बहुत लगाव था। प्लांट्स के जो हाइब्रिडाइजेशन होते थे, जो क्रॉस वगैरह इनके फादर और इनके यहाँ कराए जाते थे, इनको काफ़ी इंटरेस्ट आता था उसमें, ठीक है। तो इसी तरह से धीरे धीरे जब ये आगे बढ़े तो फिर मोनास्ट्रे में गए, मोनास्ट्रे में इन्होंने प्रीस्टहुड लिया, प्रीस्ट बने, ठीक है। मोनास्ट्रे में जैसे हम लोग क्या हिंदू रिलीजन में
जैसे पुजारी होते हैं ऐसे क्रिश्चियन में प्रीस्ट होते हैं, मतलब प्रीस्ट तो इंग्लिश वर्ड है पुजारी का, लेकिन वहाँ पे फादर प्रीस्ट ये सब बुलाते हैं, ठीक है। तो वो वहाँ पे अपॉइंट हुए, फिर इनको एक चांस मिला कि टीचिंग के लिए चांस मिला, इन्होंने टीचिंग का एग्ज़ाम दिया, लेकिन ये वहाँ पे मतलब उसको क्वालिफाई नहीं कर पाए, ठीक है। जब क्वालिफाई नहीं कर पाए, ये मैं दूसरे स्लाइड में आ रहा हूँ, ठीक है। जब वो क्वालिफाई नहीं कर पाए तो फिर से उसी मोनास्ट्रे में लौट आए थे, और मोनास्ट्रे में लौटने के बाद ये टीचिंग करने लगे, ठीक है। उसी मोनास्ट्रे में लौटने के बाद ये क्या करने लगे, टीचिंग करने लगे, और टीचिंग करते करते ही इन्होंने जो है एक्सपेरिमेंट किया गार्डन पी पे। ये देखो, इन 1856 व्हेन ही कंटिन्यूड टू टीच पार्ट टाइम, इन्होंने पार्ट टाइम टीचिंग वहीं पे स्टार्ट कर दी। इन 1868 मेंडल हैज़ प्रमोटेड टू द मोनास्ट्रे इन एबॉट, ही डाइड ऑन 6 जनवरी 1884। तो 1884 में इनकी डेथ हो गई थी, और इन्होंने जो रिज़ल्ट था वो कब दिया था, 1866 में। तो यहाँ एक थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, ये 19 नहीं होगा, ये 18 होगा, मतलब ये 1854 है, इसको प्लीज़ ये करेक्शन कर लेना, 1854। मेंडल कंटिन्यू हिज टीचिंग जॉब एट ब्रून फॉर 14 ईयर तक इन्होंने टीचिंग जॉब में ही रहे, और उसी टीचिंग जॉब के जो ड्यूरेशन था उसी में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। किस पे एक्सपेरिमेंट किया, गार्डन पी पे किया, ठीक है। और इन्होंने बहुत सारे लॉज बताए कि ऐसे इनहेरिटेंस होता है, क्यों जो है 2 ट्रेड को क्रॉस कराने के बाद केवल एक ही ट्रेड एक्सप्रेस करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने अपने फॉर्मुलेशन में, अपनी थ्योरी में उसको इंक्लूड किया। क्लियर हो गया। तो ये जो मेंडल की जो लाइफ के बारे में है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको पढ़ लेना, क्योंकि लाइन टू लाइन पढ़ाना दैट इज़ नॉट मतलब गुड फॉर मी, ठीक है। कि मैं आपको एक एक लाइन यहाँ पे बताऊँ उनके बारे में, अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये मुझे वैसे तो आपके एनसीईआरटी में नहीं है इनके बारे में इतना, लेकिन मैंने सोचा कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इतनी बड़ी मतलब है, ये फेमस पर्सन है, जेनेटिक्स है, तो उनकी लाइफ के बारे में आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि कौन थे, कहाँ थे, क्या किया था इन्होंने, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे इस स्लाइड को यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है। स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ लेना, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। बहुत शाई नेचर के थे, ये याद रखना, ये कहीं लिखा नहीं है, ठीक है। ये बहुत शाई नेचर के थे, बहुत जल्दी किसी से ज़्यादा चीज़ें डिस्कस नहीं करते थे। अब मुझे कैसे पता है, मैंने बुक्स में पढ़ा है, ठीक है। स्टूडेंट के दिमाग में आ गया होगा, सर को कैसे पता लग गया, मिले थे क्या? अरे हम कहाँ मिले थे, 18th सेंचुरी के हम लोग 20th सेंचुरी के हैं, तो कहाँ मिलेंगे, ठीक है। तो इसीलिए बता रहा हूँ कि ये क्या है कि मैंने बुक्स में पढ़ा है कि बहुत शाई नेचर के थे, ठीक है। तो ये भी इंक्लूड कर लेना कि ही वॉज शाई नेचर, ठीक है। क्लियर। चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट, मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। छोटी छोटी चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ों से ही जोड़ के एक बड़ा टॉपिक बनता है, ठीक है। तो अगर हम छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ के चलेंगे तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट था, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि व्हाट वाज द जेनेटिक एक्सपेरिमेंटल मटेरियल, तो दैट वाज द गार्डन पी। वो क्या था, गार्डन पी था। गार्डन पी मतलब मटर, जो आप मटर खाते हो हरी वाली, दिस वाज द गार्डन पी। क्लियर। उसके बाद इसका साइंटिफिक नेम क्या है, पाइजम सटाइवम, दिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द गार्डन पी। क्लियर। एंड हाउ मेनी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर देयर, 14। जैसे हमारे सेल्स में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46। सेम एज हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर देयर इन द गार्डन पी, 14। क्लियर। उसके बाद अब क्वेश्चन आ गया होगा, तुरंत क्वेश्चन आने के पहले ही मैंने आंसर लगा दिया, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है कि कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि गार्डन पी ही क्यों लिया था, अरे गार्डन में बहुत सारे प्लांट्स थे, तो पी को ही सेलेक्ट क्यों किया, ठीक है। तो देखो रीज़न, देखो पहला रीज़न, वेल डिफाइंड कैरेक्टर, बहुत सारे कैरेक्टर थे, ठीक है। और वो वेल डिफाइंड थे, मतलब उनके कैरेक्टर को हम प्रॉपरली देख सकते थे, पहला। दूसरा, बाइसेक्सुअल फ्लावर, सबको पता है बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है। नेक्स्ट है प्रीडोमिनेंट सेल्फ फर्टिलाइजेशन। तुम्हें पता है कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं दे सपोर्ट क्रॉस फर्टिलाइजेशन, सम प्लांट सपोर्ट सेल्फ फर्टिलाइजेशन, तो दे सपोर्ट सेल्फ फर्टिलाइजेशन। मतलब अगर देखा जाए तो नेचुरली इनमें किस टाइप का फर्टिलाइजेशन होता है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है। क्रॉस फर्टिलाइजेशन तो हम परफॉर्म करवाएंगे आर्टिफिशियली, लेकिन नेचुरल किस टाइप का फर्टिलाइजेशन होता है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इजी हाइब्रिडाइजेशन था, क्योंकि फ्लावर होते थे, इजीली हम हाइब्रिडाइज करवा सकते हैं। शॉर्ट लाइफ स्पैन है, तो हमें रिजल्ट भी जल्दी मिल गया, मतलब हमें नहीं, मेंडल को जल्दी मिल गया, ठीक है। तो शॉर्ट लाइफ स्पैन के वजह से जो रिजल्ट है वो जल्दी मिल सकता है। और लास्ट सबसे इम्पॉर्टेंट था ईजी कल्टीवेशन, इनका कल्टीवेशन ईजी था। क्लियर है। तो दीज आर द रीज़न
वाई द मेंडल सेलेक्टेड द गार्डन पी, तो मेंडल ने गार्डन पी को क्यों सेलेक्ट किया, क्या रीज़न था, दीज आर द रीजन्स। क्लियर। चलो अब नेक्स्ट आ जाते हैं, इन्होंने कौन कौन सी टेक्निक यूज़ की। तो इन टेक्निक के बारे में आपको पहले से ही पता है, नो नीड टू एक्सप्लेन। क्लियर। एमेस्कुलेशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ एंथर, बैगिंग, किसी फ्लावर को कवर कर देते हैं जिससे कंटेमिनेशन ना होने पाए। और याद रखना इमेस्कुलेशन टेक प्लेस एट बड स्टेज, हमेशा। ये नहीं कि जब फ्लावर मैच्योर हो गया तो सीजर लेके पहुंच गए, लाओ इमेस्कुलेशन करते हैं। हो सकता है पॉलिनेशन हो चुका हो, अब इमेस्कुलेशन करने से क्या फ़ायदा। ठीक है, तो हमेशा बड स्टेज में ही जब स्टेमन प्रोड्यूस होने लगते हैं तो उनके एंथर को कट कर देते हैं। क्लियर। इमेस्कुलेशन। बैगिंग, उसको फ्लावर को क्या कर देंगे, कवर कर देंगे जिससे कोई और पॉलन ग्रेन कंटेमिनेशन ना करने पाए। ठीक है, उसके बाद पॉलिनेशन, जिस भी पॉलन ग्रेन को हमें उस पर लगाना है, पॉलन ग्रेन को लाके स्प्रे कर देंगे, डस्ट कर देंगे। ठीक। रीबैगिंग, फिर से रीबैगिंग कर देंगे, टैगिंग कर देंगे, हाँ हमने इस डेट में मतलब पॉलिनेशन करवाया है। फिर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन के बाद हमें क्या मिल जाएंगे, सीड्स मिल जाएंगे। अच्छा बताओ, सीड से क्या हमें पता लग सकता है, पता लग सकता है, लेकिन अगर हमें कुछ कैरेक्टर जो प्लांट के अंदर देखने हैं तो वो कैसे पता लगेंगे, जब उस सीड को सो करोगे, मतलब जब उसको हम बोएंगे, कहाँ पे बोएंगे, अपने एग्रीकल्चरल फील्ड में जब उसको ग्रो करेंगे, जब वो बड़ा होगा तब हमें पता लगेगा कि इसके कौन से कैरेक्टर हैं। कोई भी बेबी की जब बर्थ होती है तो बर्थ होते ही वो थोड़ा ना कहता है कि हम डॉक्टर बनेंगे, हम डॉक्टर बनेंगे। ठीक है, ऐसा तो है नहीं। फिर बाद में उसके अंदर कैरेक्टर डेवलप होते हैं, बाद में पता लगता है कि इसके अंदर ये कैरेक्टर है। ठीक है, तो ऐसे ही प्लांट्स के अंदर भी होता है, सीड्स के अंदर। ठीक है, जो हमें बेबी के अंदर जो एक्सटर्नल फीचर है वो तो दिख जाएंगे, मतलब उसकी आंखें कैसी हैं, नाक कैसी है, सब तो दिख जाएंगे, लेकिन उसका जो मतलब फीचर है, जो उसका बिहेवियर है, जो उसकी मतलब नॉलेज है, जो उसका ब्रेन का IQ है, ये धीरे धीरे बाद में पता लगता है। ठीक है, तो ऐसे कुछ कैरेक्टर होते हैं जो बाद में पता लगते हैं। क्लियर है। तो इन्होंने कौन सी टेक्निक इंक्लूड की, दीज आर द टेक्निक फॉर द क्रॉस। अब आ जाओ, यही लास्ट स्लाइड है, यहीं पे मैं ओवर कर दूंगा इस क्लास को। ये दीज आर द कैरेक्टर, दोज आर टेकन बाय, मतलब दोज आर प्रेजेंट इन द गार्डन पी। ठीक है, तो ये आपके NCERT में भी है, अगर किसी को विजिबल अच्छे से नहीं होगा तो NCERT में भी है। टेबल नंबर 5.1 मैंने NCERT का ही यहाँ पे पूरा पिक्चर को क्लिक करके यहाँ पे लगाया है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कितनी वैरायटी इन्होंने यूज़ की थी, 14 ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7। अब तुम कहोगे सर 7 है तो 14 क्यों बोल रहे हैं, इधर देखो ये 2 है, अगर स्टेम हाइट है तो स्टेम हाइट में 2 हैं, टॉल एंड डॉफ। अगर फ्लावर कलर है तो 2 हैं, वायलेट एंड वाइट। अगर फ्लावर पोजीशन है तो एक्सियल है और क्या है, टर्मिनल है। पॉट शेप, पॉट मतलब समझते हो, आपने कभी घर में मटर छीली है हरी वाली, तो जब मटर को निकालते हैं तो जिसमें से निकालते हैं, जिसको हिंदी में फली बोलते हैं, उसी को इंग्लिश में पॉट बोलते हैं। ठीक है, तो पॉट शेप कैसा हो गया, इन्फ्लेटेड, इन्फ्लेटेड मतलब फूला हुआ, और कॉन्स्ट्रक्टेड मतलब सिकुड़ा हुआ। ठीक है, पॉट कलर ग्रीन और येलो। सीड शेप राउंडेड एंड रिंकल्ड, रिंकल्ड का मतलब क्या हो गया, ठीक है, झुर्रियाँ पड़ी होती हैं ना। और सीड कलर का क्या हो गया, येलो एंड ग्रीन। तो दीज आर द ट्रेड्स सेलेक्टेड बाय द मेंडल इन पी के अंदर उन्होंने इन इतने सारे ट्रेड्स को सेलेक्ट किया था। इसीलिए मैंने बताया ना कि दे मतलब हैड अ लॉट ऑफ वैरायटी, इनके अंदर बहुत सारी वैरायटी थी। दैट्स वाई द मेंडल सेलेक्टेड द गार्डन पी, इसीलिए मेंडल ने गार्डन पी को सेलेक्ट किया था। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, आई थिंक क्लियर, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। ठीक है, तो दिक्कत होगी भी नहीं अगर आप थोड़ा सा भी कॉन्शियस होके पढ़ोगे, अपने आप को इंटेंस होके इन्वॉल्व करके पढ़ोगे, तो कंफर्म है ये चैप्टर आपको सारे चैप्टर से इजी लगेगा। क्लियर, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल चैप्टर पढ़ाने में और पढ़ने में बहुत मज़ा आती है। ठीक है, तो मैं सेशन को कंप्लीट कर रहा हूँ। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि हाँ सर, वी हैव अटेंडेड अ क्लास एंड वी आर एबल टू अंडरस्टैंड। और मुझे इनकरेज कैसे करोगे, प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, लाइक बटन पे ज़रूर प्रेस करना, उससे मुझे पता लगेगा कि इतने स्टूडेंट्स ने देखा और इतने स्टूडेंट्स ने लाइक किया। इसका मतलब है कि आप लोग को समझ में आ रहा है, आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हो, मुझे इनकरेज कर रहे हो। ठीक है, सो आई एम कंप्लीटिंग दिस सेशन एंड स्टे एट योर होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत, लव यू, गुड बाय।